अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है वो हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी से, जो मोस्ट रिपीटेड यूएचएस एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू पूछते हैं वो पूछते हैं कि मिड ईयर पॉपुलेशन जो है वो हम किस डेट के लिहाज से लेते हैं। तो वो है हमारे पास 1 जुलाई, ठीक है। और देन हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर होता है। रेट में भी होता है, प्रोपोर्शन में भी होता है, लेकिन रेशो जो है उसमें न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर का कंपोनेंट नहीं होता। ये भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, वो है क्रूड डेथ रेट। और अगर वो पूछें कि मोस्ट एक्सेप्टेबल इंडिकेटर ऑफ मोर्टेलिटी, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है। और देन जो है वो क्रूड डेथ रेट और प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, इनका बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं और दोनों एक जैसे लग रहे होते हैं। तो इनमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि जो क्रूड डेथ रेट है ना, उसका डिनोमिनेटर होगा हमारे पास मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। अगर कहीं भी मिड ईयर पॉपुलेशन है तो वो हमारे पास क्रूड डेथ रेट होगा। स्पेसिफिक डेथ रेट, उसमें जो स्पेसिफिक डेथ रेट है वो आगे से हो सकता है हमारे पास कास्ट स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है। और टाइम स्पेसिफिक हो सकता है। और इसमें जो डिनोमिनेटर होता है हमारे पास मिड ईयर पॉपुलेशन होगा इन 2000, पर 1000 पॉपुलेशन जो है हम लोग लेते हैं क्रूड डेथ रेट में। अब जो प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट है ना, इसका डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल द कास्ट इन दैट ईयर, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर ये है हमारे पास, और इसका डिनोमिनेटर हमारे पास मिड ईयर पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है दोनों में डिफरेंस करने के लिए। उसके अलावा ये हमारे पास पर 1000 है और ये हमारे पास पर 100 है, ठीक है। और अगर हम लोग फॉर्मूला चेक करें प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट का डिजीज़ स्पेसिफिक के लिहाज से, तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज़ इन ईयर ओवर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल द काजेज इन दैट ईयर इनटू 100, ठीक है। और अगर एज स्पेसिफिक हो तो उसमें ये होता है कि हमारे पास एज स्पेसिफाई कर दी जाती है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है केस फर्टेलिटी रेट और रेशो, ठीक है। केस फर्टेलिटी रेट जो है, इसका जो एमसीक्यू पूछा जाता है, एक तो हमारे पास हमें दे देते हैं फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ फिर हमारे पास एमसीक्यू आता है कि जो केस फर्टेलिटी रेट है वो हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या किस चीज़ की डायग्नोसिस करता है। तो केस फर्टेलिटी रेट जो है वो किलिंग पावर ऑफ डिजीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी डिजीज़ की किलिंग पावर क्या है उसको हम विरुलेंस भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है केस फर्टेलिटी रेट मोस्टली यूज़ होता है एक्यूट इन्फेक्शंस के लिए और यूज़ एज इंडेक्स ऑफ सेवेरिटी। ये चारों एमसीक्यू आते होते हैं कि केस फर्टेलिटी रेट एक तो किलिंग पावर ऑफ डिजीज़, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसी को हम विरुलेंस भी कहते हैं। और दूसरा ये एक्यूट इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होता है। और चौथा ये कि ये इंडेक्स ऑफ सेवेरिटी भी हमारे पास केस फर्टेलिटी रेट या रेशो है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज़ इनटू 100। अगर कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से जो डेथ्स हुई हैं उनकी रेशो लेंगे उस डिजीज़ के जो केसेस थे उनसे, ठीक है। तो ये हमारे पास किलिंग पावर ऑफ डिजीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट के दो एमसीक्यू आते हैं, एक तो वो हमारे पास सिंपल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कहते हैं कि जो सर्वाइवल रेट है वो हमारे पास किसी भी क्रोनिक डिजीज़ का प्रोग्नोसिस बताता है। कैंसर जो है उसका प्रोग्नोसिस बताने के लिए भी सर्वाइवल रेट इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अलाइव आफ्टर 5 ईयर्स। अगर हम किसी डिजीज़ को 5 साल तक जो है वो फॉलोअप कर रहे हैं तो उस डिज़ीज़ के रिजल्ट में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अलाइव कितने हैं, और उनके अलावा उसकी रेशो हम लेंगे डायग्नोस्ड और ट्रीटेड पेशेंट से इंटू 100। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पूछते हैं, ठीक है। वो हमारे पास है स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो, SMR, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है SDR। यहाँ पे जो है मुझसे सिंपलेस्ट और यूजफुल पूछा हुआ है तो हम SMR बताएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि SMR इज इक्वल टू ऑब्जर्व डेथ्स ओवर एक्सपेक्टेड डेथ्स इंटू 100। नेक्स्ट एमसीक्यू, डिजीज़ फ्रीक्वेंसी जो है वो हम किस चीज़ से मैयर करते हैं, तो उसको हम मैयर कर सकते हैं इंसिडेंस और प्रेवलेंस रेट से। अटैक रेट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। अटैक रेट को हम इंसिडेंस रेट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें से सेकेंडरी अटैक रेट का बहुत इंपॉर्टेंट आता होता है एमसीक्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी अटैक रेट है उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डिवेलपिंग डिजीज़, वो वाले सारे एक्सपोज पर्सन जिनको डिजीज़ डिवेलप हो रही है, और टोटल जो एक्सपोज या ससेप्टेबल पर्सन थे वो कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज जो ससेप्टेबल पर्सन में से हमने उन एक्सपोज पर्सनस जिनको डिजीज़ डेवलप हुई है उनका रेट निकालना है, ठीक है, इंटू 100।
अब इसके फॉर्मूला में हमने क्या करना है कि जो प्राइमरी केस है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से एक्सक्लूड करना है, ठीक है। एक तो ये काम करना है, और दूसरा हमारे पास जो सेकेंडरी अटैक रेट है ये एप्लीकेबल होता है ओनली टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज है उनके लिए भी हम सेकेंडरी अटैक रेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यू बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। ओके, अब ये वाली एग्जांपल चेक करें। यहाँ पे सेकेंडरी अटैक रेट की जो बताई हुई है, सपोज देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट्स ऑलरेडी इम्यून, जो कि इम्यून है, ठीक है, लाइक वो ससेप्टिबल नहीं है, और उसके अलावा एंड 4 चिल्ड्रन हु आर ससेप्टिबल टू अ स्पेसिफिक डिजीज़ and 4 children who are susceptible to a specific disease, say measles. There is a primary case and within a short time 2 secondary cases among the remaining children. The secondary attack rate can be calculated by the above formula, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सनस डिवेलपिंग डिजीज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सनस। अब जो ससेप्टिबल पर्सनस में थे उनमें से जो 2 पेरेंट्स थे वो तो इम्यून थे, उनको हमने निकाल दिया, बाकी बचे हमारे पास 4, ठीक है। उन 4 में से जो था वो एक प्राइमरी केस था, ठीक है, और विद इन अ शॉर्ट टाइम 2 सेकेंडरी केसेस अमंग द रिमेनिंग चिल्ड्रन। तो सेकेंडरी केसेस जो थे वो हमारे पास 2 थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि जो 4 ससेप्टिबल थे उनमें से एक प्राइमरी केस निकाल देना है, तो हमारे पास 2/3 इंटू 100 आ जाएगा। तो 66.6% जो है वो सेकेंडरी अटैक रेट आया है। नेक्स्ट इज इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या होता है कि जितने भी हमारे पास न्यू केसेस हैं ना किसी भी एक गिवन टाइम पीरियड में, उसको हमने जो कैलकुलेट करना है उसको इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। लाइक नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ओवर पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड। और प्रेवलेंस में क्या होता है कि सारे केसेस हमने लेने हैं, लाइक जो पहले थे और जो नए हैं किसी भी स्पेसिफाइड डिजीज़ के, ठीक है, उनको हमने लेना है और किसी भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के दौरान लेना है, लाइक जो उन्होंने बताया होगा उसमें, ठीक है। और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट सेम पॉइंट इन टाइम। तो ये हमारे पास प्रेवलेंस का फॉर्मूला है, और प्रेवलेंस जो है ये एस्टिमेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ को। ये भी एमसीक्यू आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ फाइंड करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो प्रेवलेंस है। और प्रेवलेंस जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इंटू ड्यूरेशन, और इंसिडेंस इज इक्वल टू प्रेवलेंस डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। अब ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ड्यूरेशन है और इंसिडेंस है इसका इन्वर्स रिलेशन है, और ड्यूरेशन का और प्रेवलेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। मतलब अगर किसी भी डिजीज़ का ड्यूरेशन ज़्यादा है तो उसकी प्रेवलेंस भी ज़्यादा होगी और इंसिडेंस जो है वो कम होगा ड्यू टू इन्वर्स रिलेशन विद इंसिडेंस, ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशन विद प्रेवलेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टडीज़ आती हैं, सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ की बात की जाए तो बहुत रिपीटेडली एमसीक्यूज़ होते हैं यही 2, ठीक है। इसमें से मोस्टली यही 2 एमसीक्यू पूछते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं, अगर हमने प्रेवलेंस फाइंड करनी है किसी डिजीज़ की तो उसके लिए कौन सी स्टडी जो है वो मोस्ट सूटेबल है, तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं वो क्रोनिक डिजीज़ के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। सी से क्रोनिक और सी से क्रॉस सेक्शनल, तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो है हमारे पास कोहार्ट स्टडी भी इनको कहते हैं और इंसिडेंट स्टडी भी कहते हैं। अब अगर हमने किसी डिजीज़ का इंसिडेंट रेट फाइंड करना है तो उसके लिए जो मोस्ट यूज़फुल स्टडी है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ या कोहार्ट स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ और फ्यूचर आउटकम को भी स्टडी करने के लिए यूज़फुल होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है कि अगर हमने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ देखनी है तो उसके लिए भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है 2 तरह की स्टडीज़ हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ है और एक एनालिटिकल स्टडीज़ हैं, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होती हैं उनको हम लोग हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो एनालिटिक स्टडीज़ होती हैं उनको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो केस कंट्रोल स्टडी आता है। केस कंट्रोल स्टडी का दूसरा नाम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास एक डिजीज़ हो चुकी होती है उस डिजीज़ की हिस्ट्री लेके एक्सपोजर तक पहुंचना, ठीक है, उसको हम कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी। अगर किसी पेशेंट को कैंसर है और हमने देखना है कि उसका कैंसर का स्मोकिंग के साथ कोई रिलेशन है या नहीं, तो हम जो पेशेंट्स होंगे, ठीक है, जो केसेस और कंट्रोल्स होंगे जिनमें डिजीज़ है जिनमें डिजीज़ नहीं है, उनमें हम हिस्ट्री का स्मोकिंग की हिस्ट्री लेंगे और तब हम जो हमारे पास आउटकम आएगा वो हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी होगी, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो हॉस्पिटल केसेस के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ओड्स रेशो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट रेशो, A into D डिवाइडेड बाय B into C, ये हमारे पास ओड्स रेशो होती है।
इनडायरेक्ट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन पूछते हैं, वो कौन सी चीज़ है, तो हमारे पास ओड्स रेशियो है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये होता है कि एस्टिमेशन ऑफ डिजीज़ रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोजर, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, तो एस्टिमेट जो हम करते हैं वो ओड्स रेशियो से करते हैं, ठीक है, डिजीज़ रिस्क का एक्सपोजर के लाइक साथ एसोसिएशन। नेक्स्ट जो है वो पूछते हैं कि जो हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी है वो सारे फीचर्स पे एप्लीकेबल है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रही केस कंट्रोल स्टडी पे। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो केस कंट्रोल स्टडी में हम डिजीज़ करते हैं इन्वेस्टिगेट, वो रेयर होनी चाहिए, ठीक है। केसेस जो हैं मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दोज विद डिजीज़, और कंट्रोल्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दोज विदाउट डिजीज़, ठीक है। तो ये आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, इसके अलावा जो भी हुआ वो आंसर होगा अगर वो नहीं का पूछते हैं, ठीक है। और अगर पूछते हैं कि कौन सा जो है वो केस कंट्रोल स्टडी के अंडर आ रहा है, तो वो इन तीनों में से कोई होगा। कोहार्ट स्टडी जो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और इंसिडेंट स्टडी भी कहते हैं, जो मैंने पीछे बता दिया है, इसको हम रिलेटिव रिस्क फाइंड करने के लिए जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव रिस्क जो है हमारे पास डायरेक्ट मेजर होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का, और ओड्स रेशो जो थी वो इनडायरेक्ट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन थी, ठीक है। अब रिलेटिव रिस्क अगर हमारे पास किसी का 1 आया है तो उसका मतलब है कि एसोसिएशन नहीं है ना, डिजीज़ में और एक्सपोजर में कोई एसोसिएशन नहीं है। और अगर रिलेटिव रिस्क ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एसोसिएशन है। पॉजिटिव एसोसिएशन का मतलब ये है कि उन दोनों में कोई ना कोई एसोसिएशन है, ठीक है। और एक्सपोजर की वजह से आउटकम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। नेगेटिव एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एक्सपोजर है वो डिजीज़ के लिए एक प्रिवेंटिव फैक्टर है, ठीक है, उसको काज नहीं कर रहा है लेकिन उसको प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ फॉलो अप इन कोहार्ट स्टडी, उसको हम एट्रिशन कहते हैं, ये भी एमसीक्यू आता होता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू पूछते हैं वो पूछते हैं कि अगर हमने किसी भी सिलेक्शन बाइस को मिनिमाइज़ करना है तो उसके लिए हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम रैंडमली जो केसेस और कंट्रोल्स को लेंगे तो हमारे पास सिलेक्शन बाइस है वो खुद ही कम हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन के लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स यूज़ करते हैं, और रैंडमाइजेशन जो है वो हार्ट ऑफ कंट्रोल ट्रायल है, ठीक है। अब ये एमसीक्यू आता होता है कि हार्ट ऑफ कंट्रोल ट्रायल क्या चीज़ है, तो वो रैंडमाइजेशन है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग में क्या होता है कि सिंगल ब्लाइंड होता है, डबल ब्लाइंड होता है, ट्रिपल ब्लाइंड होता है। सिंगल ब्लाइंड में ये होता है कि पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता है कि वो केस ग्रुप के साथ रिलेट कर रहा है या कंट्रोल ग्रुप के साथ रिलेट कर रहा है। डबल ब्लाइंड में नीदर द डॉक्टर नोर द पेशेंट, ठीक है। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर हमने किसी को एक्चुअल ड्रग देनी है और किसी को प्लेसिबो देनी है तो ना डॉक्टर को पता है ना पार्टिसिपेंट को पता है, तो वो डबल ब्लाइंडिंग हो जाएगी। और ट्रिपल ब्लाइंडिंग में पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता, जिसको लग रही है उसको भी नहीं पता, और जिसने इन्वेस्टिगेट करना है उसको भी नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लाइंडिंग है। अब हमारे पास जो लास्ट कुछ एमसीक्यूज रह गए हैं वो ये है कि जो डायरेक्ट एसोसिएशन होता है उसको 1-to-1 काजल एसोसिएशन भी कहते हैं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में भी अगर चेंज आए तो उसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट एसोसिएशन है या 1-to-1 काजल एसोसिएशन है, ठीक है। उसके अलावा वो एक हमें स्टेटमेंट देते हुए कि डज द सस्पेक्टेड काज परसीव द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, तो ये किस एसोसिएशन को इंडिकेट करता है, तो ये टेम्पोरल एसोसिएशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं वो कॉमन सोर्स एपिडेमिक, प्रोपागेटेड एपिडेमिक और स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक्स, ये तीनों एपिडेमिक्स की टाइप्स हैं। इन तीनों में से एमसीक्यूज आते होते हैं। जो कॉमन सोर्स एपिडेमिक है ना उसका ये होता है कि सिंगल एक्सपोजर भी हो सकता है और कंटिन्यूस और रिपीटेड एक्सपोजर भी हो सकता है। अब सिंगल एक्सपोजर का मतलब ये है कि सिंगल एक्सपोजर है और कॉमन सोर्स है। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो रही है किसी भी जगह पे तो वहाँ पे सिंगल एक्सपोजर था, ठीक है, एक ही दफ़ा में एक्सपोजर था, और ये मोस्टली होते हैं जो बहुत एक्यूट डिजीज़ होती हैं, ठीक है। और जो कंटिन्यूस और रिपीटेड एक्सपोजर है इसके एग्जांपल में आपने पोलियो याद रखना है। एपिडेमिक कर्व की बात की जाए तो जो कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स है उनमें एपिडेमिक कर्व जो है वो राइज और फॉल करती है रैपिडली विदाउट सेकेंडरी वेव्स, ये एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। उसके अलावा जो एपिडेमिक ट्रेंड है वो एक्सप्लोसिव होता है और डेवलप करता है विद इन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज़। ये तीनों एमसीक्यू पॉइंट हैं और ये भी एमसीक्यू पॉइंट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोपागेटेड एपिडेमिक। प्रोपागेटेड एपिडेमिक जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन को हम कहते हैं। इसमें पोलियो, हेपेटाइटिस ए और कोविड-19 आता है और इसमें सेकेंडरी वेव्स प्रेजेंट होंगी, और ये एपिडेमिक कर्व जो है इसकी ग्रेजुअल राइज होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक, तो उसमें हाइपरटेंशन आता है, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ आता है और ओबेसिटी आता है। दैट्स ऑल अबाउट एपिडेमियोलॉजी एमसीक्यूज़, और ये बहुत हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट्स हैं जो कि एपिडेमियोलॉजी से अक्सर पूछे जाते हैं।